1990 के बाद एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट हमारे समाज में आया और हमारे सिविल सर्विस एग्जाम को लेकर भी, मसूरी की ट्रेनिंग को लेकर भी ये भाव बढ़ता गया। 2005 के बाद चीजें और आगे बढ़ गई और अब कंसेप्ट आया कि हमें सर्विसेज जनता को बुला के नहीं देनी है, उनके घर जाके देनी है। फ्री सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म। अगर अमेजोन आपके घर पे सामान भेज सकता है तो भारत सरकार क्यों नहीं भेज सकती? आपका पासपोर्ट बनाने की पूरी प्रक्रिया आपके घर पे क्यों नहीं हो सकती? कुछ लोग आपके घर पे आके आपका अटेस्टेशन करके साइन करके क्यों नहीं जा सकते और पासपोर्ट बन के आपके घर पे क्यों नहीं आ सकता, अगर आप उसकी फीस पे करने को तैयार है तो? और जब सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म की बात आई तो राज्य से अपेक्षा हुई कि अब सरकारी नौकरी का मतलब लाट साहबी पूरी खत्म हो चुकी है। अब आपको एक एक व्यक्ति को दिखाना है कि हम कैसे बेस्ट सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। पिछले 5-7 साल में अगर आपने एक्सपीरियंस देखे हो, और इसमें मुख्य भूमिका किसकी है? तकनीक की भूमिका है। और इसलिए मैं कहता हूं कि आजकल जो ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, अगर आप लोग जाना चाह रहे हैं, सबसे पहली शर्त एक कायदे का लोक सेवक होने की अब ये है कि आप तकनीक के साथ दोस्त हों, तकनीक के दुश्मन ना हो, तकनीक से दूर ना भागते हों। और तकनीक हमारी जिंदगी कितनी आसान करती है, इसके एग्जाम्पल्स आपने आसपास देखे होंगे। आपने यूपीएससी का रिजल्ट आज से 20 साल पहले जब आता था, हजारों लोग यूपीएससी के बाहर खड़े होते थे, दंगा हो जाता था। उस समय दीवार पे चिपका हुआ देखने के लिए दंगा हो जाता था, लोग फाड़ लेते थे उसको और एक के पीछे दौड़ रहे हैं, वो रिजल्ट लेके भाग गया। फिर साइबर कैफे का जमाना आया कि नेट पे आएगा, सब लोग अपने अपने घर के पड़ोस में साइबर कैफे में भीड़ लगाए खड़े हुए हैं। अब क्या जमाना है, अपने फोन पे पीडीएफ देख रहे हैं, खट से कि अपना नाम टाइप किया, सर्च किया, 1 सेकंड में रिजल्ट सामने आता है। अब कहीं नहीं जाना है। ये ई गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस चीजों को कितना आसान कर देती है, इसका एक एग्जाम्पल है। हम कार से ट्रेवल करते हैं, सड़कें बन रही हैं आजकल पीपीपी मॉडल पे, हम टोल पे करेंगे, सड़कें अच्छी बनेंगी, एक्सप्रेसवे बनेंगे। टोल है तो टैक्स देना पड़ेगा, टोल टैक्स के जो प्लाजा है वहां पर 2 घंटे की लाइन है। एक्सप्रेस वे पे जाके आपने बचाया था 1.5 घंटा, टोल टैक्स पे करने में लग गए 2 घंटे। तो सरकार ने फिर एक कंसेप्ट सोचा, फास्टैग, कि हर गाड़ी पर फास्टैग होना जरूरी है। थोड़ी सुविधा हो गई, 1.5 घंटे के बदले कहीं कहीं 1 मिनट, कहीं आधा मिनट, कहीं कहीं 10 मिनट, 15 मिनट हो गए। आप जाएंगे, गाड़ी पे फास्टैग है, स्कैनर है, स्कैन करेगा, खट से दरवाजा खुलेगा, आप जाएंगे, पैसा आपके अकाउंट से कट गया है, अलग से नहीं देना है आपको। अब जो आने वाला है, नितिन गडकरी ने कुछ दिन पहले घोषणा की कि मुश्किल से 6 महीने बाद, ये मुंबई वाले एक्सप्रेसवे पे शायद पहली बार आने वाला है, टोल प्लाजा भी नहीं होंगे। जितनी जगह से आप सड़क पर चढ़ते हैं वहां पर उन्होंने सेंसर्स लगा रखे हैं, सिर्फ रुकना रुकना नहीं है आपको, सैटेलाइट से कनेक्टेड है। आप उस सड़क पे चढ़े, आपकी गाड़ी पर बस एक स्टिकर लगा हुआ है जिसको सेंस कर लिया, और जहां से आप उतरे वहां भी एक सेंसर है। इन दोनों जगहों के बीच में जितना डिस्टेंस, जितना अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट से कटा, आपको मैसेज आ गया, बात 1 सेकंड भी वेट नहीं करना है। ये होता है जब राज्य आपको बेहतर सर्विसेज देने का प्रयास करता है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री की अच्छी बात है कि वो तकनीक के बड़े दीवाने हैं और चाहते हैं कि तकनीक की मदद से सेवा। मैंने हाल में एक एग्जांपल देखा, डिजी लॉकर आया तो मैंने तो बहुत अच्छी इच्छा नहीं थी कि मैं उसका इस्तेमाल करूं, क्योंकि मैं विद्यार्थी नहीं हूं, जरूरत नहीं पड़ती। पर एक बार मेरे घर के लोगों ने किया तो मैंने भी कर लिया, डिजी लॉकर बना लिया, उसमें मेरे सर्टिफिकेट्स आ गए। अब 3-4 महीने पहले एयरपोर्ट्स पे देखा कि बहुत लंबी लाइनें हैं, कैसे पार करें। तो हमारे एक सहयोगी ने मुझे बताया कि एक नई स्कीम आई है, डिजी यात्रा। तो मुझे नए नए नाम सुन के ना घबराहट होती रहती है कि एक और स्कीम आ गई, ये भी स्कीम है, कैसे इसको मैनेज करेंगे। खैर, जब उसने लक्षण बताया तो मैंने उसको डाउनलोड किया, डिजी यात्रा को। डिजी यात्रा क्या है? डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स के बीच में ट्रेवल करने के लिए एक स्कीम है। जैसे डिजी यात्रा पर मैं गया, उसने मुझसे पूछा कि आप डिजी लॉकर पे हैं, मैंने कहा हूं। जैसे कि वहां से मेरा आधार कार्ड फेच कर लिया अपने आप, मुझे ये भी नहीं करना पड़ा। तो डिजी यात्रा पर मैं रजिस्टर्ड हूं कि मेरा ये नाम है, मेरा ये आधार कार्ड नंबर है। अब करना क्या है, जैसे मैं किसी फ्लाइट से जा रहा हूं, मैंने 3-4 बार प्रयोग किया पिछले 1-2 महीने में। बस फ्लाइट की टिकट आई मेरे पास, जैसी बोर्डिंग पास मेरे पास आया, उस बोर्डिंग पास को स्कैन कर देना है डिजी यात्रा में। जैसे स्कैन हुआ,
अब डिजी यात्रा कह रही है कि द इंफॉर्मेशन हैज़ बिन सेंड टू द एयरपोर्ट। अब आप एयरपोर्ट जाएंगे, अब आप वीआईपी बन गए अचानक। वैसे कोई पूछ नहीं रहा था आपको। बाहर लाइन में 20-20 लोग खड़े हैं, एक गेट पे लिखा है डिजी यात्रा ओनली। हम वहां गए हीरो बन के, सिर्फ फोन ऑन किया, डिजी यात्रा खोला, उस पर स्कैन किया, वो दिखाया मशीन को, सारे दरवाजे खुल जाते हैं। जिस चीज में 1 घंटा लगने वाला है वो 1 मिनट लगेगा। फिर आप आगे गए, सिक्योरिटी चेक, तो पता लगा वो आम आदमी का है, ये डिजी यात्रा वालों का है। तो बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, डिजी यात्रा सब एक साइड में है। तो डिजी यात्रा दिखाया, 1 से 2 मिनट में सिक्योरिटी चेक भी खत्म। और फिर पूछे अब क्या करना, बोले कुछ नहीं, आप खाली हो, बेरोजगार हो, 1 घंटा वेट करो, फिर फ्लाइट चलेगी, आपको लेके जाएगी। कितना आसान है तकनीक के इस्तेमाल से। और अगर तकनीकों का ऐसा इस्तेमाल जो हमने कोविड के समय किया, कोविड से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन में किया, एक एक व्यक्ति की वैक्सीन का रिकॉर्ड उसमें रखा, आज के समय में एक सबसे अच्छा सिविल सेवक वो है जो कोडिंग जानता है, नहीं तो कम से कम कोडिंग का महत्व समझता है, जो ये समझता है कि हजारों लाखों व्यक्तियों की जिंदगी को एक ऐप बना के, एक वेबसाइट बना के कैसे आसान किया जा सकता है, जो अपने जिले के सारे किसानों के लिए एक ई मंडी बना सकता है कि अपनी अपनी फसल का जिक्र यहाँ करो, गाय भैंस जो भी पशु पक्षी बेचना हो उसका यहाँ पर फोटो डालो, डिस्क्रिप्शन लिखो, और वहीं पर लोग आपस में खरीद लेंगे। एक भी व्यक्ति भूखा ना मरे और एक भी व्यक्ति के पास अनाज न सड़े, इसकी एक ऐप बना सकता है। सारे रेस्टोरेंट्स के मालिक रोज रात को इस ऐप पे केवल ये मेंशन कर देंगे कितना खाना बचा हुआ है। सारे अनाथालय आसपास जो हैं या ऐसी एनजीओज हैं वो मेंशन करेंगे कितनी ज़रूरत है। उसी ऐप पे मैसेज आ जाएगा कि यहाँ का खाना वहाँ जाएगा, यहाँ का खाना वहाँ जाएगा, 20 लोग चाहिए बाइक लेके, बाइक से काम कर लेंगे। मेरा अपना एक विद्यार्थी छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का आम आदमी, गरीब बेचारा, वो अस्पताल कैसे जाए? उसने कंसेप्ट लॉन्च किया बाइक एम्बुलेंस का। बहुत सारी एम्बुलेंस बाइक वाली हैं, एक ड्राइवर है, पीछे ऐसा सेटअप बना दिया कोई व्यक्ति बीमार बैठे तो गिरे नहीं, बस एक आराम से सुविधाजनक बना दिया है। बाइक एम्बुलेंस होते ही किसी भी व्यक्ति के लिए हॉस्पिटल तक जाना एकदम आसान काम हो गया। जो इतना इनोवेटिव किस्म का व्यक्ति है वो व्यक्ति चाहिए आज के सिविल सेवाओं में। और उसके अलावा 2 चीजें और चाहिए। पहला, हम एक डेमोक्रेसी है और हम चीन नहीं है। चीन खुद को लोकतंत्र कहता है, बोलता है कि हम सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी हैं। कितना मजेदार शब्द है, सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी है, पार्टी एक ही है, इलेक्शन एक ही पार्टी लड़ेगी, पर है डेमोक्रेसी। उस पार्टी में 2 उम्मीदवार लड़ेंगे, लेकिन वो उस पार्टी के 2 उम्मीदवार हैं। जनता के कुछ व्यक्तियों को, सबको नहीं, जो उस पार्टी के मेंबर्स हैं, पार्टी के मेंबर्स केवल ये चुनेंगे कि आपको इसी पार्टी के 2 व्यक्तियों में से कौन सा व्यक्ति ठीक लगता है। पार्टी एक ही रहेगी। पर हम एक जिंदा लोकतंत्र है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। हमारे देश में सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, इधर गठबंधन है, उधर गठबंधन है, सारे के सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। जब आप सिविल सेवाओं में जाएंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत आसान होता है किसी पार्टी के साथ एसोसिएट हो जाना, लालच भी होता है। सत्तारूढ़ दल के मंत्री, सांसद आपसे कहेंगे कि जुड़ जाइए, बहुत फायदे में रहेंगे, ये पोस्टिंग करवा देंगे, वो पोस्टिंग करवा देंगे, करवा भी देते हैं, बड़ा मजा आता है। अच्छे अच्छे जिले मिलते जा रहे हैं, आपकी बात सुनी जाती है, सब मंत्री सुनते हैं बात, मजा आता है। और जिस दिन सरकार चेंज होती है ना, सारा हिसाब बराबर हो जाता है। इसलिए हमारे सिविल सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट में कहते हैं कि नॉन पार्टिजनशिप, किसी भी राजनीतिक दल से तटस्थ रहते हुए सिविल सेवक होना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी, निष्पक्ष रहते हुए, तटस्थ रहते हुए, वस्तुनिष्ठ रहते हुए चीजों का अध्ययन करना, समझना, ये जरूरी पक्ष है।